देखिएगा क्वेश्चन नंबर 106। देखो इसने क्या पूछा है, वन टाइम ओनली स्पेशल ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड। आपको एक स्पेशल ऑर्डर मिला है, तो आपको उस स्पेशल ऑर्डर को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो बताइए कब एक्सेप्ट होगा। ए पॉइंट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा हो, डिफरेंशियल रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा हो, या नन ऑफ द अबव। बताइए ऑर्डर को कब एक्सेप्ट करोगे आप। जल्दी जल्दी बताते चलिए, अपने को 1 मिनट अपना टारगेट लेकर चलना है, थ्योरी में तो और भी कम। बताओ क्या रूल बताया था आपको, जब हम स्पेशल ऑर्डर अगर आपको कोई मिल रहा है तो उसके एक्सेप्टेंस का क्या रूल था। मैंने आपको बताया था कि आपका नेट बेनिफिट पॉजिटिव आना चाहिए। नेट बेनिफिट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। और नेट बेनिफिट पॉजिटिव होने का मतलब है आपकी जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है ऑफर की वजह से, और उसमें से माइनस कर दो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो अगर आपके पास कोई भी ऑफर आया है तो उसकी जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए। तो द आंसर इज ए। सम कॉस्ट क्या होती है, क्या सम कॉस्ट रेलेवेंट है, क्या सम कॉस्ट डिफरेंशियल है, क्या सम कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है जब हम ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो सी। आंसर इज सी, हम उसको इग्नोर कर देते हैं जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं। 108। आइए देखो इसने क्या बोला है। K Limited uses 10,000 units of a part in its production process. The cost of making the part are direct material 12 रुपए लगता है, डायरेक्ट लेबर 25 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 13 रुपए, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड 30 रुपए। K Limited has received a quote of rupees 55 फ्रॉम अ पोटेंशियल सप्लायर फॉर दिस पार्ट। अगर ये पार्ट बाहर से खरीदने जाते हैं तो बाइंग कॉस्ट 55 रुपए आएगी। इफ के लिमिटेड बाय द पार्ट, अगर वो पार्ट खरीद लेता है तो 70% ऑफ द अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड वुड कंटिन्यू। इसका मतलब जो 70% फिक्स्ड ओवरहेड हैं वो तो क्या हो गए, अनअवॉइडेबल हो गए। तो 30% जो ओवरहेड है वो क्या हो जाएंगे, अवॉइडेबल। तो अब आपको बोल रहे हैं कि के लिमिटेड वुड बी बेटर ऑफ। अब उसके पास बेटर ऑफ सिचुएशन क्या होगी, तो आइए पहले हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की। अगर हम बनाते हैं तो मटेरियल लगेगा 12 का, लेबर लगेगी 25 की, वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे 13 के, और अगर स्पेसिफिक फिक्स्ड ओवरहेड लेता हूं तो वो है 30 का, कितना परसेंट, 30%। 9। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 12 प्लस 25 प्लस 13 प्लस 9, 59। और अगर बाय करता हूं तो देखिएगा इसका मतलब बाय करने पर 4 × 10,000 मेरे पास 40,000 का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मेरी बाइंग कॉस्ट 55 है और मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 59 है। तो आंसर क्या हो गया कि हमारे पास बेटर ऑफ पोजीशन क्या आ रही है, 40,000 का बेनिफिट है टू बाय द पार्ट। अगर हम बाय करते हैं तो हमें 40,000 का बेनिफिट मिलेगा। हम बेटर सिचुएशन पर हैं बाय करने पर, और कितने रुपए की बेटर सिचुएशन पर हैं, 40,000 की बेटर सिचुएशन पर हैं।
क्लियर बिल्कुल। आइएगा 109, देखो क्या बोल रहा है, एच लिमिटेड हैज सम मटीरियल दैट ओरिजिनल कॉस्ट इज 74,600, द मटीरियल हैज अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 57,400 एज इज। यानी हमारे पास एक मटेरियल पड़ा हुआ है, अगर हम उसे स्क्रैप पर ले लें तो स्क्रैप पर हमें पैसे कितने मिलेंगे, 57,400। अब अगर हम उसको रिवर्क करवाकर 1,500 रुपए खर्च करें तो हम उसे 54,400 में बेच सकते हैं। तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव 1 था ये, ऑल्टरनेटिव 2 में 54,400 मिलेंगे और 1,500 खर्च होंगे, तो नेट अमाउंट क्या मिलेगा, 52,900। 52,900 हमें नेट अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द इंक्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द कंपनीज ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ रीवर्किंग एंड सेलिंग। ये बोल रहे हैं कि हमने कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, रीवर्क के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया, ऐसा करने की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा। तो देखिएगा, अगर मैं रिवर्क करके सेल करूंगा तो मुझे केवल ये मिलेगा, जबकि मैं इस ऑल्टरनेटिव पर ये कमा सकता था। तो यानी 52,900 माइनस 57,400, तो नेगेटिव इसका मतलब 45,900। बिल्कुल मेरे ओवरऑल प्रॉफिट पर इफेक्ट क्या पड़ा, ये मेरे ओवरऑल प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ गया। 4,500 मेरे पास क्या आ गए, नेगेटिव आ गए। तो द ऑप्शन इज सी। दो ऑल्टरनेटिव थे, मैंने ये ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, तो इस ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने की वजह से मुझे ये ऑल्टरनेटिव छोड़ना पड़ गया। तो यहां जो मेरे को नुकसान हुआ वही मेरे इंपैक्ट पड़ेगा मेरी इनकम पर। एक सौ दस देखिएगा, ये पूछ रहा है कॉस्ट विच कैन बी एलिमिनेटेड इन होल और इन पार्ट इफ अ पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट इज डिसकंटिन्यूड। यानी अगर हम किसी भी बिजनेस सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो कॉस्ट जिसे या तो पूरी तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है या जिसे पार्ट में एलिमिनेट किया जा सकता है, उसे क्या बोला जाता है। कौन सी कॉस्ट है जिसको अगर हम एक बिजनेस के सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करने की वजह से एलिमिनेट कर सकते हैं, उस कॉस्ट को हम बोलते हैं अवॉइडेबल कॉस्ट, क्योंकि उसे अवॉइड किया जा सकता है या तो पूरा या पार्ट में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं। 111, the acceptance of a special order will improve overall net operating income so long as the revenue from the special order exceed। ये बोल रहा है कि एक स्पेशल ऑर्डर को एक्सेप्ट करने से आपकी नेट इनकम बढ़ेगी अगर आपकी जो रेवेन्यू है वो किससे ज्यादा हो जाए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से, इंक्रीमेंटल कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट से या संक कॉस्ट से। तो हमें पता है स्पेशल ऑर्डर में अगर हमारी जो ऑर्डर की रेवेन्यू है वो उसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट से ज्यादा होती है तो हम ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। तो द राइट आंसर इज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द ऑर्डर। आइए 112, अब देखो ये क्या बोल रहा है, यति लिमिटेड इज कंसीडरिंग यूजिंग द स्टॉक ऑफ एन ओल्ड मटेरियल इन द स्पेशल प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, आज सीधे मैंने ऑब्जेक्टिव ही स्टार्ट किए हैं, जितने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसके और भी थे। ठीक है, द स्पेशल प्रोजेक्ट वुड रिक्वायर ऑल 240 kg of raw material that are in stock
एंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द कंपनी इज 2112 इन टोटल। हमारे पास ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है, 240 केजी पड़ा हुआ है। If the company were to buy new supplies of this material on the open market, it would cost 9.25 per kg. However, the company has no other use of this raw material and would sell it at a discounted price of 8.35 per kg if it were not used in the special project. यानी ये रॉ मटेरियल जो है हमारे पास जो पड़ा हुआ है इसका कोई यूज नहीं है, तो ऑब्सोलीट मटेरियल हो गया। अगर हम उसे इस ऑफर पर नहीं लगाएंगे तो हम उसे मार्केट में बेच देंगे, तो बेचेंगे तो क्या प्राइस मिलेगी, 8.35। लेकिन द सेल ऑफ रॉ मटेरियल would involve delivery to the purchaser at a total cost of rupees 71 for the all 240 kg। लेकिन जब हम इसको बेचेंगे तो 8.35 तो मिलेगा, लेकिन 71 रुपए का हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नाउ ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द 240 kg ऑफ रॉ मटेरियल when deciding whether to proceed with the special project। तो आपको रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल निकालनी है जो कि ऑब्सोलीट इन नेचर है। तो देखो, अगर ऑब्सोलीट इन नेचर है तो अगर ऑफर न आता तो हमारे पास, हम इसको बेच पाते तो हमारा बेनिफिट लॉस्ट हो गया। हमारा बेनिफिट लॉस्ट हुआ 240 इंटू 8.35, ये हमारा बेनिफिट लॉस्ट हो गया। 2004। लेकिन अगर हम ऑफर पर ले जाएंगे तो एक बेनिफिट रिसीव्ड भी हुआ। हमारी जो 77 रुपए की कॉस्ट है वो बच गई, तो हमारा नेट नुकसान कितना हुआ, 1933। 1933। ये लीजिए, तो यानी हमारे पास इस रेलेवेंट कॉस्ट हो गई आंसर ए, 1933 हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो गई। बोलिए, क्लियर बिल्कुल। आइएगा 113 करा था क्या हमने, फिर भी नहीं किया। आइए देखो क्या बोल रहा है, एन कॉर्पोरेशन इज अ स्पेशलिटी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर विद द आइडल कैपेसिटी। मैनेजमेंट वुड लाइक टू यूज इट्स एक्स्ट्रा कैपेसिटी टू जनरेट द एडिशनल प्रॉफिट। A potential customer has offered to buy 6500 units component, अरे आंसर निकाल दिया, component VGI। Each unit of VGI require 1 unit of material A, यानी और 5 units of material B। ये तो किया था शायद। हमारे को 6500 यूनिट्स चाहिए, 1 unit ऑफ मटीरियल ए। तो मटीरियल ए की तो मुझे चाहिए कितनी यूनिट, 6500 यूनिट। उसमें से मेरे पास ऑलरेडी गोडाउन में 2400 पड़ी है। पहले हो गया था ना, चलो कोई नहीं, हाँ हो गया था, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको हटा देते हैं, दूसरा करेंगे। आइए 114। देखिए 114 में ये क्या बोल रहा है आपको,
अ कंपनी जो कि मल्टी प्रोडक्ट फर्म है प्रोड्यूसेस 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स ईच ईयर. Each unit of product X sale rupees 8 and has a contribution margin of rupees 5. यानी आप कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो 5,000 इंटू 5. Now, if the product X is discontinued, rupees 18,000 of fixed overhead would be eliminated. अगर हम डिसकंटिन्यू करेंगे तो ये तो हमारा लॉस्ट हो जाएगा और सेविंग हमारी कितने की होगी? 18,000 की. तो ये पूछ रहा है डिसकंटिन्यू करने की वजह से कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 7,000 रुपए से डिक्रीज हो जाएगी. ये हमारा आंसर हो गया. क्यों? अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो 25 के कंट्रीब्यूशन का तो नुकसान और 18 की फिक्स कॉस्ट की सेविंग. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,000. 115. देखो ये क्या बोल रहा है. अ कंपनी प्लान टू डिसकंटिन्यू अ डिवीजन दैट जनरेट अ टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 20,000 पर ईयर. Fixed overhead associated with the division is 50,000, of which 5,000 cannot be eliminated. तो इसका मतलब हम 45,000 को एलिमिनेट कर सकते हैं. तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा. तो देखो, हम अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन तो कितना होगा? 20,000 का. लेकिन डिसकंटिन्यू करने की वजह से सेविंग इन फिक्स्ड कॉस्ट वो हमें मिल जाएगी 45,000 की, क्योंकि हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे. तो नुकसान 20 का है, सेविंग है 45. तो ये हमारे पास नेट इंक्रीज आ गया. ये लीजिए, ये हमारे पास नेट इंक्रीज आ गया 25,000. तो आंसर हो गया इसका सी. 116. देखिएगा 116 में इसने क्या बोला है. The management of Yati Limited is considering the dropping out of product E. जो कंपनी है वो ई प्रोडक्ट को ड्रॉप आउट करना चाहती है. डेटा फ्रॉम द कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम अपीयर्स. सेल्स इतनी है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स्ड सेलिंग. इन द कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम all fixed expenses of the company are fully allocated to the products. Further investigation has revealed that rupees 186 of the manufacturing expenses and rupees 1,06,000 of the fixed selling and administration expenses are avoidable if the E is discontinued. अगर हम E को discontinue कर देते हैं तो ये खर्चे avoidable हो जाएंगे. तो अब ये पूछ रहा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द कंपनीज ओवरऑल नेट ऑपरेटिंग इनकम इफ प्रोडक्ट ई वर ड्रॉप्ड. अगर हम ई को ड्रॉप कर दें तो हमारे पास हमारी ऑपरेटिंग इनकम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. तो आंसर आ रहा, बता रहे हैं बी. तो भैया सीधी सी बात है, ड्रॉप की वजह से फायदे और नुकसान देख लो.
सबसे पहले तो ये देखो, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 8.30 की सेल थी और माइनस वेरिएबल कॉस्ट थी 3.65। तो हमारा कंट्रीब्यूशन ये आता था 8.30 माइनस 3.65। 465 का कंट्रीब्यूशन हम कमा रहे थे, जो अब लॉस्ट हो जाएगा अगर हम इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो। सेविंग इन फिक्स कॉस्ट कितनी होगी मेरी? एक 186 तो एक बचेंगे और 1,06,000 एक बचेंगे, तो यानी 292 की मेरी सेविंग होगी। तो अभी भी लॉस हो रहा है मुझे, -465। तो यानी मेरी जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 173 से कम हो जाएगी। तो द राइट आंसर इज नेट ऑपरेटिंग इनकम वुड डिक्रीज बाय 173। 173 से मेरी इनकम डिक्रीज हो जाएगी। होते एक एक मिनट के। ये देखिए, क्वेश्चन बड़ा देख के, अब अगर यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ये और फॉन्ट साइज की वजह से बड़ा दिखेगा, तो हमें एग्जाम में ऐसा लगता है कि यार बड़े क्वेश्चन आ गए, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन बड़े नहीं है। आप रूल के अकॉर्डिंग चलो कि भैया आपका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आइए 117। देखो क्या बोल रहा है। Dishita Limited is considering whether to continue to make a component or to buy it from an outside supplier. आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप खुद बनाएं या बना बनाया बाहर से खरीदें। The company uses 17,000 of the component each year. The unit product cost of the component according to the company's cost accounting system is as under. अब आपको ये दे रखा है कि उस कंपोनेंट को बनाने का खर्चा क्या क्या आता है। डायरेक्ट मटेरियल 8.2, डायरेक्ट लेबर 8.3, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1.2 और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 4.3। assume that direct labor is a variable cost. Of the fixed manufacturing overheads, 70% is avoidable if the component were bought from the outside supplier. In addition, making the component uses 2 minutes on the machine. That is the company's current constraint, यानी limiting factor है। If the component were bought, this machine time would be freed up for use of another product that requires 4 minutes on the constraining machine, and that has a contribution margin of 7 rupees per unit. अगर हम बाहर से खरीदने लग जाएंगे तो हम अपनी उस मशीन को किसी दूसरी जगह पर लगा देंगे, और उस दूसरी जगह पर जब लगाएंगे तो वहां से एक यूनिट पर 7 रुपए कमाओगे, और उस एक यूनिट को बनाने में 4 मिनट उस मशीन पर आपके लगेंगे। When deciding whether to make or buy the component, what cost of making the component should be compared to the price of buying the component? वो बोल रहा है कि कंपोनेंट की मेकिंग की कौन सी प्राइस को आप कंपेयर करोगे बाइंग कॉस्ट से, यानी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकाल के बतानी है, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मेक। 20.71 बता रहे हो, देखें एक बार सभी जने।
बताइए भाई। अभी तक एक आंसर आया है C 20.71। देखिए वो, आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालनी है, तो लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल आपका लगेगा 8.20। डायरेक्ट लेबर आपकी लगेगी 8.30। और वेरिएबल ओवरहेड आपके हैं, और जो भी आपके अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड हैं, तो उसने बोला है कि 70% अवॉइडेबल है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि 70% लगने लग जाएंगे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर जाओगे। तो 4.3 इंटू 70%। 3.01। लीजिए, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गई। तो 8.2 प्लस 8.3 प्लस 1.2 प्लस 3.01, 20.71। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी इस कॉस्ट को आप कंपेयर करोगे बाइंग कॉस्ट से। क्लियर बिल्कुल। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 118। देखो क्या बोल रहा है। एस कंपनी यूजेस 8,000 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन पार्ट इन प्रोडक्शन एच ईच ईयर। Presently, this part is purchased from an outside supplier at ₹12 per unit। यानी अभी एट प्रेजेंट हम इस पार्ट को बाहर से खरीद रहे हैं और आउटसाइड सप्लायर को हम 12 रुपए देते हैं। For some time now, there has been an idle capacity in the factory that could be utilized to make this part। अब हमारे पास एक आइडल कैपेसिटी बनी है, और इस आइडल कैपेसिटी का यूज करके हम खुद पार्ट को बना सकते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन असेंबल्ड ऑन द यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस पार्ट इंटरनली। मटेरियल लगता है 3.25, लेबर लगेगी 2.75, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगेंगे 2, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 5। The fixed manufacturing overhead listed above represent an allocation of existing cost to this part. However, there would be an increase of 12,000 in fixed manufacturing overhead cost for the salary of a new supervisor. At what price per unit from the outside supplier should S be indifferent to buying or making the part। यानी इनडिफरेंट पोजीशन निकालनी है कि जहां पर इकोनॉमिकल ग्राउंड पर
बाइंग और मैन्युफैक्चरिंग बराबर हो जाए। तो वो बोल रहा है कि आउटसाइड सप्लायर को आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या प्राइस ऑफर कर सकते हो कि भैया इस इतने में तो मैं ही बना लूंगा, तो इतना प्राइस अगर तू रखेगा तो मैं बनाऊं चाहे बाहर से खरीदूं, मैं इनडिफरेंट हो जाऊंगा। डी 9.5 बता रहे हैं आंसर। चेक कर लेते हैं। भाई इनडिफरेंट कब होंगे? जितनी हमारी बनाने की रेलेवेंट कॉस्ट है, अगर उतनी की उतनी ही अगर मैं बायर को दे दूंगा तो मैं इनडिफरेंट हूं। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकाल दो। डायरेक्ट मटेरियल 3.25, डायरेक्ट लेबर 2.75, वेरिएबल ओवरहेड 2। और एक एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या लगेगी हमारी? 12,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट पर। तो 1.50 की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो हम अगर अपने यहां पर उस कंपोनेंट को बनाते हैं तो हमारा खर्चा होगा 3.25 प्लस 2.75 प्लस 2 और प्लस 1.5। तो हमारी रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आ गई 9.5। तो फॉर द इंडिफरेंट पोजीशन हम उस सप्लायर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9.5 की प्राइस ऑफर कर सकते हैं। अगर सप्लायर से हम 9.5 में परचेज कर लेंगे तो हम इन डिफरेंट पोजीशन पर आ जाएंगे। क्लियर? कॉस्ट विच आर ऑलवेज रेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग आर दोस कॉस्ट विच आर। इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा रेलेवेंट होती हैं? ए, वेरिएबल कॉस्ट। Consider a decision facing a firm of either accepting or rejecting a special offer for one of its product। हम एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। अ कॉस्ट दैट इज नॉट रेलेवेंट, इस डिसीजन को लेने में इनमें से कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होगी? उस ऑर्डर को बनाने के लिए लगने वाला डायरेक्ट मटेरियल रेलेवेंट होगा, वेरिएबल ओवरहेड रेलेवेंट होंगे, फिक्स्ड ओवरहेड दैट विल बी अवॉइडेड इफ द स्पेशल ऑफर इज एक्सेप्टेड, तो ये भी रेलेवेंट है, कॉमन फिक्स्ड ओवरहेड दैट विल कंटिन्यू इफ द स्पेशल ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड, तो ये कॉस्ट हमारी इररेलेवेंट हो गई। तो यानी अगर हम किसी भी ऑर्डर के एक्सेप्ट और रिजेक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां लगने वाली जो कॉमन फिक्स ओवरहेड हैं, आप ऑफर एक्सेप्ट करो या मत करो, कॉमन फिक्स कॉस्ट तो आपकी लगेगी ही लगेगी। 128। A company has 2,000 units of an obsolete item which are carried in inventory at the original price of rupees 30,000। हमारे पास ऑलरेडी एक इन्वेंट्री में एक आइटम पड़ा हुआ है जो ऑब्सलीट है और उसकी ओरिजिनल प्राइस 30,000 थी।
अगर इस आइटम पर रिवर्क करवा लूंगा 10,000 का, तो फिर इसे 18,000 में बेच सकता हूं। तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव वन है कि मैं इससे 18 कमा सकता हूं 10 का खर्चा करके, तो नेट 8,000 कमा सकता हूं। ऑल्टरनेटिवली दे कैन बी सोल्ड एज अ स्क्रैप ऑफ ₹3,000। तो ऑल्टरनेटिव टू हो गया स्क्रैप 3,000। तो वो बोल रहा है इन अ डिसीजन मॉडल यूज्ड टू एनालाइज ऑफ रीवर्किंग प्रपोजल द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी टेकन एज। अगर मैं इस ऑल्टरनेटिव को चुन लेता हूं रीवर्क करने के प्रपोजल को, तो बताओ इसको सेलेक्ट करने की वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? 3,000 बिल्कुल क्लियर है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करोगे तो जो ऑल्टरनेटिव आपको फॉरगो करना पड़ा, वहां आपको जो बेनिफिट मिलता, वही बेनिफिट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो द आंसर इज 3,000। क्वेश्चन नंबर 130। देखो क्या बोल रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ कंपोनेंट is as under a capacity of 50,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइम कॉस्ट दे रखी है 10 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड है 2.4, फिक्स्ड ओवरहेड है 4, सेलिंग प्राइस 21 रुपए है, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 60 पैसा पर कंपोनेंट है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर only 10,000 units can be produced and sold. Management plan to shut down the plant, estimating that fixed manufacturing cost can be reduced to 74,000 per quarter. When the plant is operating, the fixed overheads are incurred at a uniform rate throughout the year. Additional cost of plant shut down for the quarter are estimated at 14,000। तो शटडाउन पॉइंट निकाल के बताइए, आपको शटडाउन पॉइंट निकाल के बताना है। शटडाउन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? शटडाउन पॉइंट इज इक्वल टू प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इफ प्लांट शट डाउन। Present fixed cost minus fixed cost if plant shut down divided by contribution per unit। प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट के पहले कंट्रीब्यूशन निकाल के रख लो। तो 21 रुपए की सेलिंग प्राइस है, इसमें से माइनस प्राइम कॉस्ट 10 रुपए और वेरिएबल ओवरहेड 2.4 और वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन 0.60। तो कंट्रीब्यूशन 7 रुपए आ गया,
8 आया क्या? 8 कर देते हैं तो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन 8 आ गया। अब आ जाओ, प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट कितनी थी मेरी? 50,000 यूनिट आपको दे रखी है और 4 रुपए पर यूनिट है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी 2 लाख थी। माइनस, अगर आप प्लांट को शट डाउन कर दोगे तो भी 74 तो ये लगेंगे, और जब रीओपन करोगे तो 14 ये लगेंगे। तो 88,000 की कॉस्ट तब लगेगी अगर आप प्लांट को शट डाउन कर देते हो तो। और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आ गया 8 रुपए। तो 1,12,000 तो ये बचा, और डिवाइडेड बाय 8 ये हो गया। लीजिए, 1,12,000 डिवाइड बाय 8, तो यानी शटडाउन पॉइंट आपका आ गया 14,000 यूनिट्स। ये लीजिए, ये आपका शटडाउन पॉइंट आ गया। देख लीजिए इसको आराम से। कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, सेलिंग प्राइस 21 माइनस 10 रुपए की प्राइम कॉस्ट, माइनस वेरिएबल ओवरहेड, और माइनस वेरिएबल सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। प्रेजेंट कॉस्ट कैसे आई हमारी? क्योंकि 50,000 यूनिट की कैपेसिटी है, अप टू द 100 कैपेसिटी सेम रहेगी। 50,000 इंटू 4, 2 लाख मेरे पास मेरी प्रेजेंट कॉस्ट आ गई। और अगर प्लांट को शट डाउन कर दूंगा तो भी 74 तो ये लगेंगे, और शट डाउन करने की वजह से बाद में उसे जब रीओपन करूंगा तो 14 ये लगेंगे। तो शट डाउन की वजह से मेरे टोटल 88 का खर्चा आएगा। बस, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इफ प्लांट इज शट डाउन और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? देखिएगा 131, a building contractor has carried out a survey with a cost of rupees 5,000 so that he can put in a bid to build a new factory. आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए बिडिंग करवानी है, यानी बिड प्राइस कोट करनी है, और उस बिड प्राइस को कोट करने के लिए आपने एक सर्वे करवा लिया, और उस सर्वे की कॉस्ट आई है 5,000। आपने 3,000 ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो विच सर्वे कॉस्ट आर रेलेवेंट टू द बिड? आपको ये बताना है कि आपको ये बिडिंग लगाने के लिए जो सर्वे कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ी, इसमें से रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है। तो द रेलेवेंट कॉस्ट इज 0, द रेलेवेंट कॉस्ट इज नन। क्यों? क्योंकि देखो, सर्वे जो आप करवा रहे हो, अब उसके बाद आपकी बिडिंग का कोई भी डिसीजन आए, यानी वेदर योर डिसीजन की मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट सर्वे कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर्ड कर चुके हो। तो सर्वे कॉस्ट बेसिकली 3,000 तो आपने पे कर दिए, तो वो तो ऑलरेडी पेड है, तो संक कॉस्ट हो गई। 2,000 रुपए आप कमिटेड कर चुके हो, जो बाद में आपको पे करना ही करना पड़ेगा, वेदर आप बिडिंग जीतो या ना जीतो। तो आपके ये पूरे के पूरे जो 5,000 है ये इररेलेवेंट है, तो यहां पर आपकी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है। इसके नीचे के तो हमने काफी क्वेश्चन किए थे।